बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ कोच आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है। पूरी दुनिया में तालीम का जो एक बुनियादी मसला है और जो बिलखुसूस पाकिस्तान में मैंने ये महसूस किया वो ये है कि आपको इस चीज़ की तालीम नहीं दी जाती कि आपने अपने लिए पैसे कैसे कमाने हैं। इसकी बजाय आपको इस चीज़ की तालीम दी जाती है कि आपने किसी और के लिए कैसे पैसे कमाने हैं। फ़र्क ये है कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें, हमें नौकरी करने का तो बताया जाता है लेकिन अपने लिए पैसे कमाने का नहीं सिखाया जाता, जिसको कि फ़ाइनेंशियल लिटरेसी कहा जाता है। तो आजकल पूरी दुनिया में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि जब तालीम हासिल करें तो उसमें फ़ाइनेंशियल लिटरेसी एक बुनियादी चीज़ हो। तो इस चीज़ के ऊपर मुझे उर्दू में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत कम मवाद मिला फ़ाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर कि इन्वेस्ट कहाँ पे करना चाहिए, आपके पास एवेन्यूज़ कौन से हैं, कहाँ से कितने पैसे बनाए जा सकते हैं और इस तरह की चीज़ें। तो आजकल आपके इल्म में है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और उससे भी बुरी ख़बर ये है कि इस महंगाई ने अगले आने वाले चंद महीनों में इस माली साल के अख्तिताम तक मज़ीद बढ़ना है। तो उसमें कोई बहुत अच्छी ख़बर नहीं है, लेकिन हम इसी चीज़ को अगर एज़ अपॉर्चुनिटी यूज़ करते हैं तो शायद ये हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि महंगाई की औसत शरह इस माली साल में हम उम्मीद करें कि ये 30% के ऊपर नीचे कहीं रहेगी। तो हमारे जो बहुत सारे घर हैं वहाँ पे उनको अपने अखराजात पूरे करने के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ घर ऐसे हैं जो कि अपने बुनियादी अखराजात कम करते हैं, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ और घरों को शायद अपने कुछ एसेट्स, गोल्ड वगैरह, सोना वगैरह बेचना पड़ेगा। तो एक मशहूर अमरीकी इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट, वो ये कहते हैं कि पैसे बचाने से नहीं बनते बल्कि पैसे कमाने से बनते हैं। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिटेल से बात करेंगे कि पैसे इन हालात में कैसे कमाए जा सकते हैं। मेरी बुनियादी तालीम बेसिकली फ़ाइनेंस के अंदर है, तो मुझसे अक्सर औक़ात मेरे कुलीग्स, दोस्त ये पूछते रहते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें। तो मैंने कहा कि इसी चीज़ को हम एक वीडियो की शक्ल दे देते हैं ताकि आप लोगों के जवाब भी आ जाएं और जो लोग मुझसे सवाल पूछते हैं उनके जवाब भी आ जाएं। सबसे पहले तो ये है कि इन हालात में बैंक में कैश रखना नहायत ही बुनियादी गलती है। यानी ये कि अगर हम 30% महंगाई की शरह को जहन में रखते हैं, जो कि तकरीबन लगभग इसके ऊपर नीचे ही रहेगी, तो अगर 10 लाख आपका बैंक में पड़ा है तो साल बाद उसकी कीमत 7 लाख के बराबर रह जाएगी। तो अगर कैश नहीं रखना तो फिर वो कौन से एसेट्स हैं जिनको रखने का फ़ायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के वो सारे एवेन्यूज़ मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में कहीं भी पाए जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं बाकी दुनिया के मुकाबलतन शायद ज़्यादा सेफ़ भी हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारा जो रिटेल इन्वेस्टर है वो रियल इस्टेट के अलावा बाकी सेक्टर में इन्वेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाता है। तो आज मैं ये चाहता हूँ कि उस मामले में भी आप लोगों की कुछ गलतफ़हमियाँ दूर कर दूँ, और फिर ये है कि इंशाल्लाह आपका अगर अच्छा रिस्पॉन्स हुआ तो हम इसको एक मंथली या मे बी वीकली बेस के ऊपर आपको मैं अपडेट देता रहूँ कि मुख्तलिफ़ जो इन्वेस्टमेंट के सेक्टर्स हैं उनकी क्या सिचुएशन होने जा रही है, ताकि आप अकॉर्डिंगली अपना माइंड मेकअप कर सकें। जब रुपया गिर रहा था अभी पिछले दिनों, तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने और मेरे जानने वालों ने इन्वेस्ट उसको किया फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, यूएस डॉलर के अंदर, और कुछ लोगों ने उसको सेकंड हैंड गाड़ियों में भी उसको इन्वेस्ट किया, और दोनों बेचारों को खासे नुकसानात झेलने पड़े, और जो कि बिल्कुल नज़र आ रहा था कि ये झेलने पड़ेंगे क्योंकि रुपया अपनी कीमत से बहुत ज़्यादा नीचे गिरा हुआ था। और आज भी अगर मैं डॉलर की बात करूं तो अपनी जो उसकी रियल वैल्यू है उसके मुकाबले में वो प्रॉब्ली 30% ज़्यादा के ऊपर खड़ा। मैं डॉलर को मेजर करेंसीज़ के अगेंस्ट कंपेयर कर रहा हूँ। तो खैर हम वापस अपने सवाल के ऊपर आते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट की जाए और कौन सी इन्वेस्टमेंट इन हालात के अंदर बेहतरीन है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ 4, 5, 6 बुनियादी सेक्टर्स हैं, जिनमें सबसे पहले तो रियल इस्टेट है, हम रियल इस्टेट की भी बात करेंगे। फिर स्टॉक्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज। फिर बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स या सेविंग्स अकाउंट।
फिर आपके पास कमोडिटी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मौजूद है। हम में से अक्सर लोग भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में एक पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज भी मौजूद है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरह, और वो ऑलमोस्ट इसी तरह से ऑपरेट करता है। और वहाँ पे आप क्रूड ऑयल से लेके बहुत सारी कमोडिटीज़ के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से फॉरेक्स के अंदर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। और फिर छठा और सबसे स्ट्रेंज और प्रॉब्ली सबसे इम्पॉर्टेंट, बिटकॉइन। तो इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश मौजूद है। आगे हम डिटेल से बात करते हैं एक एक करके इन सब के ऊपर। अच्छा, अगर मैं इन सारी इन्वेस्टमेंट का तकाबली जायज़ा लूँ तो पिछले 20 साल का, तो रियल इस्टेट आपका तकरीबन 14-15% सालाना बुनियाद के ऊपर रेंटल इनकम समेत एप्रिशिएट करता है। तो 14-15% हमारी जो एवरेज इन्फ्लेशन रही है इन सालों में वो तकरीबन 10% के ऊपर नीचे रही है। यानी दूसरे अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो रियल इस्टेट सेक्टर है वो इन्फ्लेशन को मुनासिब तरीके से हेज करता है, और वो इन्फ्लेशन से तकरीबन आपको 1.5 टाइम या आप यूँ इसको कह लें कि 50% आपको ज़्यादा या बेहतर रिटर्न जनरेट करके दे रहा होता है। 10% और 15%, 10% इन्फ्लेशन और 15% यूँ समझें कि रियल इस्टेट का जो एवरेज एप्रिसिएशन है। तो इसी वजह से शायद रियल इस्टेट के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी आती रहीं। लेकिन ज़ाहिर है रियल इस्टेट सेक्टर के बहुत ज़्यादा मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होता, यानी आप इसको फ़ौरन कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक मिनिमम लिमिट इसकी चाहिए कि आजकल अगर हम बात करें तो बहुत कम प्लॉट्स ऐसे होंगे या रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट होगी जो 40-50 लाख से नीचे आप कर सकते हों, या 50,000 में या लाख में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती रियल इस्टेट में, ज़ाहिर है। अच्छा, इसके बाद अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज इन 20 सालों में रियल इस्टेट सेक्टर से बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता रहा है। मैंने आपको बताया कि रियल इस्टेट सेक्टर में एप्रिसिएशन रेट रहा तकरीबन 15% का, जबकि स्टॉक एक्सचेंज में हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न रहा वो तकरीबन 28-30% के ऊपर नीचे रहा, विच इज़ रफली अगर मैं ये कहूँ कि आपका 3 टाइम्स या ट्वाइस दी इन्फ्लेशन है तो वो गलत नहीं होगा, 10 कंपेयर टू 30%। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बॉन्ड्स की बात करें या ट्रेजरी बिल्स की बात करें या सेविंग्स अकाउंट की बात करें, अच्छा अब इसमें एक फ़र्क ये है कि जो आपका सेविंग अकाउंट है वो अगर इस वक्त आपका जो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेट या जिसको पॉलिसी रेट कहा जाता है वो अगर 16% होगा, तो आपको आपकी जो सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े होंगे वो तो सालाना बुनियाद पे आपको 10-11% मिल रहे होंगे, क्योंकि उसमें के अंदर बैंक का 4-5% का स्प्रेड भी आ जाता है। तो बट स्टिल 11% इज़ अ गुड अमाउंट। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि ये 11% जो है वो आपकी जो करंट इन्फ्लेशन है 30% के राउंड अबाउट उससे बहुत कम है, तो ये इन्फ्लेशन को प्रॉपरली हेज नहीं कर रहा होगा इन द लॉन्ग रन। नंबर 2 ये है कि आप अगर इसी पैसों को बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपके पास 15-16% का रिटर्न आता है, जो कि सेविंग अकाउंट से ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है बॉन्ड्स के अंदर तो फिर जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं दैट इज़ दी बेस्ट ऑप्शन, कि वहाँ पे आपको 4-5% ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू है वो, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे आप कमोडिटीज़ के अंदर इंक्लूडिंग क्रूड, इंक्लूडिंग गोल्ड आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म के अंदर तो कमोडिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है और आप बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं कमोडिटीज़ में। शॉर्ट टर्म का मतलब 6-8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, इसके अराउंड। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बात हमेशा जहन में रखिएगा कि कमोडिटीज़ बेसिकली इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन है कि आपकी महंगाई, कि आपकी कमोडिटीज़ पिछले साल के मुकाबलतन कितनी बढ़ गई। तो बेसिकली वो जितनी बढ़ती हैं इन्फ्लेशन उसी को कहा जाता है। तो ज़ाहिर है इन द लॉन्ग रन इन्फ्लेशन के नंबर में और ऑन एवरेज कमोडिटीज़ की इंक्रीज़ के नंबर में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला, क्योंकि एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ नाम हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो कमोडिटीज़ दे आर गुड, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये बहुत अच्छा रिटर्न कंपेयर टू इन्फ्लेशन आपको जनरेट करके नहीं देंगी।
उसके बाद जो एक और इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू आता है हमारे पास, वो है फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना। आजकल के दौर में फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना एक्सेप्ट यूएस डॉलर दैट डज़ नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि पाउंड स्टर्लिंग की कीमत कम हो रही है, ऑल दी युआन जो चाइनीज़ करेंसी है उसकी कीमत कम हो रही है, येन की कीमत बहुत ज़्यादा कम हो रही है, और जो यूरो की कीमत बहुत कम हो रही है। तो कोई भी और फॉरेन एक्सचेंज एक्सेप्ट यूएस डॉलर उसमें इन्वेस्टमेंट करना को बहुत ज़्यादा वाइज नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में और यूएस डॉलर में इन्वेस्टमेंट की, तो अगर हम पिछले चंद सालों में देखें तो पाकिस्तानी रुपया डॉलर के अगेंस्ट 8 से 10% ऑन एवरेज गिरा है, और ये 8-10% रफली वही इन्फ्लेशन वाला ही नंबर, अगेन हम उसी के ऊपर आते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज भी इन द लॉन्ग रन आपको इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके नहीं दे रहा होगा। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो अगले एक साल के अंदर यूएस डॉलर के मज़ीद स्ट्रेंथन होने का काफ़ी ज़्यादा इम्कान मौजूद है, और फिर 2023 के एंड में जाके तो ये यूएस डॉलर वापस करेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि यूएस डॉलर इस वक्त अपनी जो इसकी एक प्रॉपर शरह है उसके मुकाबले में तकरीबन 30% ऊपर पे ऑपरेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, एंड वन ऑफ द रीज़न इज़ ऑफ कोर्स कि यूएस का जो फेड है या जो रिज़र्व बैंक है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, और आगे ये इम्कान ज़ाहिर किया जाता है कि वो इंटरेस्ट रेट्स मज़ीद बढ़ेंगे। अच्छा, फॉरेक्स के बाद हम एक और इन्वेस्टमेंट के ऊपर आते हैं जिसको कि बिटकॉइन कहा जाता है। अच्छा, ये जो बिटकॉइन है इसका रिटर्न बहुत ज़्यादा है, और इसका रिटर्न परसेंटेजेस में नहीं है। जैसे मैंने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज में ऑन एवरेज 30% का रिटर्न है साल के बाद, बिटकॉइन में तो ये जब बढ़ता है तो ये मल्टीप्लायर में बढ़ता है, यानी कई गुना इजाफा होता है इसकी कीमत के अंदर, और जब ये कम होता है इसी तरह से कई गुना इसकी कीमत में कमी आती है। लेकिन मैं बहरहाल 3 वजूहात की बिना के ऊपर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा वाइज नहीं समझता। वन, कि पाकिस्तान के अंदर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट लीगल नहीं है, यानी जब ये लीगल नहीं है, इसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, तो आपका पैसा अगर मुकम्मल ज़ाया हो जाता है तो उसका कहीं पे कोई मदावा नहीं होगा। तो इस वजह से ये एक मेन रीज़न है इसकी। दूसरा ये कि ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल, जैसे मैंने पहले कहा कि जब ये बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और जब ये कम होगा तो बहुत ज़्यादा कम होगा, तो उसमें देयर इज़ अ बिग चांस कि आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट ये अपने साथ ही लेके उड़ जाए। और ये इसकी वॉलेटाइल होने की रीज़न्स क्या हैं, आप अगर चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। हम बिटकॉइन के ऊपर एक पूरी वीडियो करेंगे, और इंशाल्लाह आगे आने वाले जो हमारे ये मंथली रिव्यूज़ होंगे, इन्वेस्टमेंट रिव्यूज़ या जो फाइनेंशियल लिटरेसी का हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, इसके अंदर भी हम इसके ऊपर बातचीत करते रहेंगे। लेकिन बिटकॉइन का जो सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी होता है, कि इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह रहा हूँ कि एक छोटी से छोटी चीज़ आप ख़रीदते हैं, जैसे कि एक आप जैम का या मार्मलेड का आप एक पैक ख़रीदते हैं, तो उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है 400 रुपये 500 रुपये की, क्योंकि मतलब वो एक फूड प्रोडक्ट है, आप उसको खा सकते हैं, वो एक कंज्यूमेबल आइटम है, तो उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। जबकि आपका ये जो बिटकॉइन है इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, यानी आप इसको क्या करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू डिराइव हो रही है बेसिकली वो सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट परसेप्शन के ऊपर डिराइव हो रही है। आप अगर चाहेंगे तो हम इसकी एक बुनियादी वीडियो कर लेंगे कि ये बिटकॉइन कहाँ से आया, इसके आगे प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, ये इसकी कीमत इतनी बढ़ने की वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर हम एक डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल बिटकॉइन बुनियादी तौर पे मार्केट की परसेप्शन के ऊपर मुकम्मल तौर पर इसका दारो मदार होता है, जिसकी वजह से ये कॉन्टीन्यूसली वॉलेटाइल रहता है, कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू ना होने की वजह से। अच्छा, उसके बाद ये है कि अब इन सारों का मैं समराइज़ करूं तो इनमें से जो बुनियादी तौर पे जो आज के टाइम पे रिलेटिवली इन द लॉन्ग रन मुझे जो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट नज़र आती है आज भी, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान में अगले साल में हमारा जीडीपी, या बल्कि पूरी दुनिया का शायद कहना चाहिए, पूरी दुनिया का जो जीडीपी है उसका ग्रोथ हमको बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट नहीं करे। बट डिस्पाइट दैट अगले 2 से 3 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें
तो बेहतरीन रिटर्न जो आपको जनरेट करेगा और जो इन्फ्लेशन में बेहतरीन तरीके से आपको हेज करेगा वो स्टॉक एक्सचेंज ही है। और स्टॉक एक्सचेंज की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है कि इसकी ना तो कोई फ्लोर है कि आप इतने कम कीमत के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर 10,000 हैं, 50,000 हैं या 1 लाख है, और मेरा ख्याल है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मोस्ट लाइकली आप एक स्मार्टफोन अफोर्ड कर सकते हैं, तो 1 या 1.5 लाख आपके लिए ऐसा सच इशू नहीं है। तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द मनी एज लिटिल एज 100,000 रुपीज़, और उसकी बेस के ऊपर वो आपको तकरीबन 30,000 का रिटर्न ऑन एवरेज वो जनरेट करके देने का इम्कान है उसका। और फिर इसकी जो दूसरी खसूसियत है, एक तो ये कि इसकी कोई ना तो कोई बहुत अपर लिमिट है और ना ही इसकी कोई लोअर लिमिट है। जैसे कि प्रॉपर्टी की एक लोअर लिमिट है कि आप प्लॉट में इन्वेस्ट करना है तो 40-50 लाख आपके पास कम अज़ कम होने चाहिए, जबकि स्टॉक में आप 10,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट्स नो इशू। और इसकी जो दूसरी जो सबसे इसमें बुनियादी चीज़ है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि एक पूरी टीम, यानी उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ जिसके शेयर्स आप ख़रीदते हैं, वो पूरी की पूरी एज अ टीम वो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि आप कि उसकी वैल्यू को, उसकी शेयर की वैल्यू को इंक्रीज़ किया जाए, जो कि किसी और इन्वेस्टमेंट में नहीं है। अगर इसका मैं मुकाबला करता हूँ फॉर एग्जांपल क्रूड के साथ, तो क्रूड की कीमत को इंक्रीज़ करने की कोशिश कोई नहीं कर रहा, या गंदम की कीमत को इंक्रीज़ करने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। वो सिर्फ़ और सिर्फ सप्लाई और डिमांड की वजह से उसकी कीमत या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, लेकिन एज सच कोई भी उसकी वैल्यू को एनहेंस करने की कोशिश नहीं कर रहा, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज में या स्टॉक्स में होता है शेयर मार्केट के अंदर। और फिर इसमें जो एक और अहम चीज़ है वो ये है कि एज इन्वेस्टर एक बहुत बड़ा फील गुड फैक्टर मौजूद है कि आपके पैसों की वजह से मार्केट के अंदर, ये इकॉनमी के अंदर नौकरियां क्रिएट हो रही हैं, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का सबब बन रहे हैं, आप गवर्नमेंट को टैक्सेस देने का और बढ़ाने का सबब बन रहे हैं, और फिर ये रिलेटिवली ये बड़ी और ज़्यादा रिटर्न की इन्वेस्टमेंट है और ज़्यादा सेफ़ इन्वेस्टमेंट भी है, इसमें भी कोई शक नहीं। अच्छा, अब इसके अंदर कई लोगों की इसमें गलत फहमियाँ मौजूद हैं, जो कि ये कहते हैं कि ये स्पेकुलेशन है, ये सट्टेबाजी है। ऐसी बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है। आप अगर अपने पैसों से इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें सट्टेबाजी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप एक अच्छी कंपनी का शेयर ख़रीदें, और बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कि साल के बाद आपको डिविडेंड्स देती हैं, या डिविडेंड का मतलब ये है कि मुनाफे में से आपको हिस्सा दिया जाता है, और ज़ाहिर है शेयर की कीमत भी अप्रिशिएट कर रही होती है। तो आप साल के बाद इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें जो कि आपको साल के बाद डिविडेंड्स देने की पोजीशन में हो, एंड वी नो कि वो कौन सी कंपनी है, और हम इसके ऊपर बात भी इंशाल्लाह आगे आने वाली सीरीज़ में करते रहे हैं। ये इस गलतफहमी की एक बुनियादी वजह यह है कि हमारे कुछ जो स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बहुत अच्छे ब्रोकर्स भी हैं, उनके नाम लेना तो शायद मुनासिब नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे ब्रोकर्स हैं और जो बड़े ब्रोकर्स हैं। बट जो छोटे ब्रोकर्स हैं और जो बहुत ज़्यादा अच्छे ब्रोकर में जिनको कंसिडर नहीं करता, वो बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, और वो स्ट्रेस इसलिए कर रहे होते हैं कि उनकी कमीशन बनती है बाइंग एंड सेलिंग से। आप अगर एक दफ़ा स्टॉक ख़रीद के रख लेंगे तो फिर उनकी कमीशन बस एक ही दफ़ा बनेगी, लेकिन आप उसको महीने में 10, 12 या 15 दफ़ा उसको चेंज करेंगे, उसकी बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, तो ज़ाहिर है उनको कमीशन बन रहा होता है, जिसकी वजह से वो टू अ लार्ज एक्सटेंट आपको इनकरेज करते हैं कि आप उसको बेचें और ख़रीदें, जो कि ज़ाहिर है मुनासिब नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आपने एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है इसको। और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी कि लॉन्ग टर्म के अंदर हम ये देख रहे हैं कि वो डेफिनेटली उन्होंने ग्रो करना ही करना है, इस बात के अंदर कोई शक व शुबा ही नहीं है। बहुत ज़्यादा सेक्टर्स हैं और बहुत ज़्यादा कंपनियां, हम आगे डिटेल में इनके ऊपर बात कर लेंगे। जैसे कि अगर हम मिसाल लेना चाहें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर, अब 220 मिलियन की पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, ज़ाहिर है उसको फीड करना है, उसके लिए हमें गंदम उगानी है, उसके लिए बाकी हमें अजनास पैदा करनी है, तो उसके लिए फ़र्टिलाइज़र हमें चाहिए इन एनी केस। तो उस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए जो कंपनियां बना रही हैं, ज़ाहिर है उन्होंने प्रॉफिट्स भी अर्न करने हैं, और उन्होंने इन द लॉन्ग रन अगर हम बात करें तो उन्होंने एक
ग्रो करना ही करना है। इसमें बाज़ औक़ात ये आता है कि शायद गैस के में प्रॉब्लम आए, क्योंकि गैस से ही आपकी खाद बनती है, लेकिन इंटरनेशनल लोकल मार्केट की खाद की कीमतों का फ़र्क इतना ज़्यादा है कि हमें बहरहाल कुछ ना कुछ करके इनको गैस देनी पड़ेगी। और अभी तक हमारे पास सफिशेंट गैस अवेलेबल है, एटलीस्ट डोमेस्टिक सेक्टर के लिए और ये खाद के लिए। बाकियों के लिए फिर शायद हमें लिक्विफाइड नेचुरल गैस के ऊपर जाना पड़े। तो ये मैंने एक मिसाल दी आपको। इस तरह के और बहुत ज़्यादा सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा तवक्को है कि वो आगे आने वाले सालों में वो अपने प्रॉफिट्स वो मज़ीद बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, इसमें ये है कि मुझे आप लोगों की तरफ से रहनुमाई की और आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा कमेंट्स के अंदर। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है। और मुझे सवाल कीजिएगा कि आप किस तरह की कमेंट सुनना चाह रहे हैं, किस सेक्टर को या किस एवेन्यू को, यानी रियल इस्टेट में आप अगर मुझसे चाहेंगे तो मैं मंथली बेस के ऊपर, इसी तरह से स्टॉक्स में मुख्तलिफ सेक्टर्स को हम डिस्कस कर लिया करेंगे मंथली बेस के ऊपर। फॉरेक्स में हम देख लिया करेंगे कि आगे हम क्या फोरसी करें इसका फ्यूचर। तो मुझे कमेंट्स में आपका इंतज़ार रहेगा, आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। और कोशिश होगी इंशाअल्लाह कि हम ये सीरीज़ कॉन्टीन्यूस बेसिस के ऊपर, एटलीस्ट मंथली बेस के ऊपर, ये अपडेट मैं आपके लिए लाता रहूँ। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानुल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और वंस अगेन आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।